Hello student, I am Adarsh Kumar Sharma. Today I have taken a topic of 12th class, that is inverse trigonometric function. प्रतिलोम वृत्तीय फलन का आज हम एक टॉपिक लेंगे जिसको हम बोर्ड क्लास की दृष्टि से थोड़ा तेज कराएंगे, जिससे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। तो आज हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। इसको हम इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने यूज किया है एक शब्द का फंक्शन। तो पहले तो हमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई फलन y = f(x) दे रखा है। इसमें हमारे पास तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो प्रांत, जिसको हम इंग्लिश में डोमेन, एक सह प्रांत जिसको हम इंग्लिश में कोडोमेन, और तीसरा रेंज यानी कि परिसर, इंग्लिश में रेंज कहते हैं। सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। तो प्रांत x के अगर हम बात करें ये फंक्शन की, तो ये a से b के मध्य है। x यहाँ पर a को बिलोंग कर रहा है, तो a के अवयवों को यानी कि एलिमेंट को हम यहाँ पर प्रांत यानी कि डोमेन कहते हैं, और b के अवयवों को हम कोडोमेन कहते हैं, और b के वे अवयव जो a से संबंध रखते हों, यानी कि इमेज ऑफ x in y are called रेंज। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं फंक्शन की, फलन की। तो फलन के बारे में अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि इसमें हमारे पास इसका क्या मतलब है, पहले तो हम थोड़ा सा इसका परिचय लेना चाहेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से ले लेते हैं कि यहाँ पर हम एक मैपिंग करते हैं। थोड़ी सी मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण। इसको हमने इस तरीके से कर लिया है मैपिंग को कि यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, और इसमें भी हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं। ए की इमेज हमारी 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, और 3 की इमेज बी ले ली है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, वो ये है कि f1 का मान हमारे पास a है, f2 का मान हमारे पास b है, ये भी a ही है, जबकि f3 का मान हमारे पास b है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका जो डोमेन है हमारे पास वो 1,
2 3 है। कोडोमेन हमारे पास A B C है, और जबकि रेंज हमारे पास आ रही है A B। तो हम ये देखते हैं कि रेंज में हमारे पास सारे अवयव नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम सीधी फंक्शन की, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें समझ लेते हैं तो उसके बाद हम फंक्शन को समझ पाते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। All the elements in domain has a unique image in codomain। तो इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक तो है प्रांत यानी कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का, यानी कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका इमेज हमारा कोडोमेन में न हो। और दूसरा हमने शब्द का प्रयोग किया है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज होनी चाहिए का मतलब है कि केवल एक और केवल एक ही इमेज हमारी होनी चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। तो दो बातें फंक्शन के लिए किसी भी फलन को फलन बनाते हैं। किसी भी फलन एक संबंध होता है, उसको एक फलन बनाते हैं। तो फलन के लिए हमारे पास ऑल द एलिमेंट इन डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये त्रिकोणमितीय फलन में तो ये लागू हो जाती है ये बात जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, परंतु जब हम इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो ये बात लागू नहीं हो पाती है। तो इसको हम यहाँ पर अब इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को, इसको फॉलो करेंगे। तो इस वाले स्क्रीन के आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से इसमें लागू होता है। तो सबसे पहले हम y = sin x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास ये जो फलन है जिसको हम f(x) कहते हैं, तो यहाँ ये जो f(x) है, f फलन है, ये r से -1 के मध्य है। इसका मतलब क्या है कि r यानी कि x का मतलब है ये डोमेन, यानी कि x के, यानी कि डोमेन हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हमारे पास क्या है, एक इमेज है हमारे पास कोडोमेन में, यानी कि -1 से 1 में। यहाँ पर हमारे पास डोमेन है r, कोडोमेन है -1 से 1, और यही हमारी रेंज भी हो जाती है यहाँ पर। तो वो कैसे है हम ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम f(0) की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। f(180 डिग्री) की वैल्यू निकालते हैं, sin 180 डिग्री, ये भी 0 हो जाती है। f(360) की वैल्यू निकालते हैं, sin 360 डिग्री हो जाती है, ये भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये तीनों ही वैल्यू जो है हमारे पास R में आती है, यानी कि डोमेन में आती है। और हम देखते हैं कि उसकी सिंगल इमेज हमारे पास बन के आ रही है, यानी कि एक ही इमेज हमारे पास यहाँ पर बन के आ रही है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि 180 की 2 इमेजेस बन के आ रही हैं, सिंगल इमेज बन के आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिक हमारे पास इमेज बन के आ रही है। अब इसी चीज़ को अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन में बात करते हैं तो y = हमारे पास sin इनवर्स x हो जाएगा। अब अगर हम इसको पलट देते हैं, यानी कि इन्वर्स करने के बाद, प्रतिलोम करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो इसका कोडोमेन है
वो इसका डोमेन, और जिसको डोमेन है वो कोडोमेन में बदल जाएगा। तो हम ये देखते हैं क्या ये चीज़ यहाँ पर जो फलन में परिभाषित हो रही थी, क्या इसमें भी परिभाषित हो रही है। तो इसको ही अगर हम पलट देते हैं, यही वाले तीनों फलनों को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये देखा कि 0 होने पर x का, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 0 होने पर यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 हमारे पास साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0, एंड साइन 360 की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास 360 की डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिएगा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने x की जो वैल्यू ली है, ये तीनों ही कंडीशन में हमारे पास 0 है, यानी कि x तो हमारे पास तीनों बार 0 आ रहा है, लेकिन उसकी जो डोमेन में इमेज, कोडोमेन में इमेज आ रही है वो अलग अलग आ रही है। यानी कि 0 के लिए हमारे पास 0 भी आ रहा है, 0 के लिए हमारे पास 180 डिग्री भी आ रहा है, 0 के बाद पास हमारे लिए 360 डिग्री भी आ रहा है। यानी कि हमारे पास 0 की यूनिक इमेज प्राप्त नहीं हो रही है। अब यूनिक इमेज प्राप्त नहीं होने की वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसको फिर ये जो प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बार बार एक ही नंबर के लिए हमारे पास इमेजेस डिफरेंट आ रही हैं जो हमें फलन नहीं बनने दे रही हैं, इसको हमें फलन नहीं बनने दे रही है। तो हमें इस R को हमने कुछ भागों में तोड़ दिया, ठीक है ना, यानी कि इंटरवल्स में तोड़ दिया इसको। इंटरवल्स में किस किस में तोड़ा, जैसे कि हमने -π/2 से π/2 के बीच में, फिर π/2 से 3π/2 के बीच में, फिर 3π/2 से आगे इसी तरीके से 5π/2 के बीच में, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर लेते चले गए, और यहाँ पर भी हम माइनस में भी लेते चले गए। तो हमने इसको डिफरेंट इंटरवल्स में तोड़ दिया। अब हर इंटरवल में हम ये देखते हैं कि हर इंटरवल में सारे डोमेन के जो सारे एलिमेंट है उसकी हमारे पास इमेज प्राप्त हो रही है। इसकी भी यहाँ पर इमेज प्राप्त हो जाएंगी सारी, इसकी भी हमारे पास यहाँ पर भी इमेज प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि रिपीट नहीं होंगे हमारे। एक बार -π/2 से π/2 के बीच में सारी की सारी इमेजेस हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने ये पूरे R को न लेकर हमने एक इतने भाग को, यानी कि इतने इंटरवल को ही हमने प्रयोग में लाने हैं। अब हमारा कोडोमेन हमारा पूरा R ना होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंटरवल हमने जो लिए हैं उनमें से कोई एक इंटरवल को ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बात ये आती है कि हम कौन से इंटरवल को लें, है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक विशेष ही इंटरवल को हमें लेना है। उस विशेष इंटरवल में हमारे पास ये ध्यान रखना है कि वो इंटरवल हमारे पास जब भी आएगा इसमें, वो हमारे पास ये इन 4 चतुर्थांशों में से पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आना जरूरी है। जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा वो लेना है, ठीक है ना। अब निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम चौथा चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश का दूसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हमें इंटरवल में तो हमने R को बांट दिया, ठीक है ना, और प्रत्येक इंटरवल में हमारे पास यहाँ पर सबकी इमेज भी बन रही है। अब हम कौन से इंटरवल का प्रयोग करेंगे, इसके लिए ये रूल बनाया गया कि जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी सारे फंक्शंस की वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगी, और बाकी की वैल्यू हमारे पास जैसे निगेटिव वैल्यू हैं तो निगेटिव वैल्यू को हम ये देख लेंगे कि कौन से चतुर्थांश हमारे पास ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हमने इंटरवल्स को लिया है।
अब हम इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी टेबल में प्रिपेयर करूँगा कि कौन से इंटरवल्स को हमने लिया है। तो स्टूडेंट हम अब प्रिपेयर करते हैं सारणी को कि हमने कौन सा डोमेन और कौन सा हमें को डोमेन का प्रयोग करना है। तो y हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमारे पास साइन इनवर्स x आएगा, कॉस इनवर्स x आएगा, टेन इनवर्स x आएगा, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x आएगा। इसमें हम सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन यानी कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू x में साइन इनवर्स की वैल्यू जो है -1 से 1 तक रहेगी, कॉस की -1 से 1 तक ही आती है, टेन की कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, कॉट की भी कोई वास्तविक संख्या आ सकती है, सेक में r माइनस, लेकिन सेक में कॉस वाले वैल्यू नहीं आ सकती हैं, और कॉसेक में भी कोई भी वास्तविक संख्या हम प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु हमारे पास कॉस साइन वाली वैल्यूज़ नहीं आ सकते हैं। साइन का जो डोमेन है वो नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं इसके को डोमेन की, जिसके हम विशेष बात कर रहे हैं और जिसके कारण ही ये यहाँ पर फंक्शन का रूप ले पाएगा। तो सबसे पहले हमने बात करी साइन की। तो साइन में हमारे पास अभी हमने इंटरवल्स में डिवाइड करा, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा था। तो वो वाला हमारे पास उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -π/2 से +π/2 के बीच में ले लिया। बात यहाँ पर यह है कि इसमें बड़ा अंतराल, मतलब बंद अंतराल होता है, क्योंकि इसमें ये वाली वैल्यूज़ को लिया जाता है। साइन में भी हमारे पास, हाँ, अब हमें थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा याद करने के लिए। तो साइन का जो है वो हमारे पास फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया जाता है। टेन में हमारे पास ये बात ध्यान देने की है कि थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया जाता है, और कॉसेक में ये तीन ऐसे हैं कि जिसमें हम ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रयोग करते हैं किसको, को डोमेन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से रहे। टेन इनवर्स में हमारे पास जो इंटरवल रहेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। यहाँ पर हमने खुला अंतराल इसलिए लिया है कि π/2 की वैल्यू 10 में हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है, और इन्फिनिटी कोई फलन को व्यक्त नहीं कर सकता। और उसके पश्चात हमारे पास यहाँ पर भी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच में हम मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि कॉसेक 0 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए हम 0 को हटा देंगे इसमें से। तो इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि तीन हमारे पास रहते हैं फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बाकी के जो तीन रहते हैं हमारे पास वो रहते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखने के लिए 0 से पाई का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 0 डिग्री से पाई डिग्री होता है, और ये हमारे पास -π/2 और ये +π/2 को व्यक्त करता है, ये 0 को व्यक्त करता है, ये पाई को व्यक्त करता है। यहाँ पर हमारे पास कॉट के लिए भी हम 0 से पाई को यूज करेंगे, और 0 के लिए हमारे पास कॉट की वैल्यू क्या कहते हैं, इन्फिनिटी होती है, इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए खुला अंतराल लिया हुआ है इसमें। और इसमें हमारे पास 0 से बड़ा अंतराल लेंगे, 0 से पाई के बीच में लेंगे, क्योंकि 0 और पाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस का हम लेंगे π/2। π/2 में से π/2 इसमें से हटा देंगे। कारण क्या है कि π/2 के लिए सेक की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, ये ऐसी टेबल है जिसमें हमारे पास इसके क्या डोमेन है, यानी कि क्या रेंज है, और इसी रेंज में हम इसको सेक को निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे को मान्य नहीं है।
ये जो प्रतिलोम फलन है इसका जो डोमेन है उसी डोमेन में हमें मान निकालने पड़ते हैं, इसके बाहर हम मान को नहीं निकाल सकते हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को कैसे लेंगे। मान लीजिएगा कि हमारे को दे रखा है साइन इनवर्स साइन 240 डिग्री। 240 को हम पाई के रूप में लिख दें तो 4π/3 लिख देंगे। अब ये हमारे पास फलन दे रखा है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4π/3 आ रहा है, ये नहीं हो सकती वैल्यू इसकी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 4π/3 बिलोंग नहीं करता है किसको? इस रेंज को। साइन में इसी रेंज में ये मान आना जरूरी होता है, तो ये इसको रेंज को बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स को, ये जो 4π/3 है इसको हमने चेंज कर दिया पाई प्लस π/3 में। इसको हमने 3π प्लस पाई 4π हो गया ना, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया है। अब हमारे पास ये देखते क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई में अगर कुछ जुड़ता है तो ये आता है तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी हो जाती है? साइन की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, तो माइनस का आ जाएगा साइन π/3। अब ये जो साइन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम साइन की नेगेटिव वैल्यू को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो हम ले जाएंगे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस के, इस तरीके से लिखकर। और अब हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा π/3। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये माइनस के π/3 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये वाला आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा और ये वाला आंसर करेक्ट माना जाएगा। वो इसलिए माना जाएगा कि ये हमारा माइनस के π/3 इसके अंतर्गत आता है, इसके बीच में आता है। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टूडेंट इसमें हम कुछ फार्मूले का यूज करेंगे जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकेंगे, सीधे ही कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है तो उसमें हमारे पास ये फार्मूले काम आएंगे। तो इन फार्मूलों को आप विशेष तौर से देखिएगा, इसको नोट करिएगा और ये हमारे पास चुटकियों में सवालों को करेंगे। तो देखिएगा ये कैसे हो। तो सबसे पहले हमें जो सूत्रों का ध्यान रखना है वो ये है कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल फार्मूले हैं, यानी कि व्युत्क्रमणीय फार्मूले हैं। तो इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x का प्रयोग करते हैं। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है जिसको हमें याद रखना है, एकदम हम दूसरे रूप में इसको चेंज कर देंगे। 3 फार्मूले हमारे पास इस नेक्स्ट हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी π/2 होता है। 3 फार्मूले ये हैं जिसका प्रयोग हमारे पास कभी कभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, इसका हम एक प्रूफ ले लेते हैं क्योंकि अक्सर ये प्रूफ में भी आ जाते हैं। तो देखिएगा इसका प्रूफ कैसे करेंगे। साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन π/2 माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कॉस y होता है। ये एक फार्मूला होता है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। अब हमने क्या किया कि कॉस y को हमने x मान लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन π/2 माइनस y इज इक्वल टू x हो गया। इसको हम π/2 माइनस y इज इक्वल टू, साइन को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो y इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कॉस इनवर्स x। y की वैल्यू कॉस इनवर्स x हमने यहाँ पर रख देनी है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको हमने शिफ्ट कर देंगे। π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो हमारे पास क्या है कि ये जो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये वाला प्रूफ बड़े आराम से हमने कर दिया, और ये क्वेश्चंस में आ भी जाता है, अक्सर आ जाता है। छोटा सा प्रूफ है तो कोई ज़्यादा मुश्किल प्रूफ है नहीं। तो इसको हमने देखा। इसके अतिरिक्त हम साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है, यहाँ x बिलोंग करेगा r को। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x होता है, यहाँ पर x बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पर x बिलोंग करेगा हमारे पास 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स टेन x हमारे पास x होगा, ये हमारे पास x बिलोंग करेगा π/2 से π/2 के बीच में। टेन इनवर्स के बाद कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग करेगा हमारे पास 0 से पाई के बीच में। इसके पश्चात सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x हो जाएगा, यहाँ x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में माइनस के, हमारे पास इसमें से π/2 माइनस कर दिया जाएगा, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू हमारे को बिलोंग करेगा x, और x हमारा उपस्थित होगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन इसमें 0 उपस्थित नहीं होगा। और ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये कुछ और नहीं है, ये हमारे पास कोडोमेन है, जो टेबल में मैंने आपको अभी बताई है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टूडेंट हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक से दूसरे में चेंज करने के लिए हम फार्मूले को देखेंगे, और वो फार्मूले को आप याद भी रखेंगे। तो देखिएगा, साइन इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स √1 माइनस x², और टेन इनवर्स साइन और कॉस से निकल जाता है, साइन अपॉन कॉस करके निकल जाता है। उसके बाद कॉट इनवर्स, इसको हम पलट देंगे √1 माइनस x² अपॉन x। इसी तरीके से टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स हम निकाल चुके हैं। उसके बाद सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स के लिए हमारे पास 1/√1 माइनस x², यानी कि कॉस का व्युत्क्रम होता है, और उसके पश्चात हम साइन के व्युत्क्रम को कॉसेक इनवर्स के रूप में लिखते हैं 1/x। सेम फार्मूला हमारे पास कॉस इनवर्स का है, तो आप उसको ट्राई करिएगा,
इसके बाद मैं टेन इनवर्स को चेंज करने का बता देता हूँ आपको। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है, टेन को हम सेक में फार्मूले के द्वारा बदल सकते हैं, √1 + x²। अब सेक को हम कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, 1/√1 + x² के रूप में। हम जानते हैं कि साइन निकालने के लिए साइन x इज इक्वल टू होता है tan x × cos x। तो साइन इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan और cos के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पश्चात हमारे पास बाकी के जो tan से हम cot निकाल देंगे, cot इनवर्स 1/x। इसके बाद साइन से हम पलट देंगे तो cosec इनवर्स निकल जाएगा, cosec इनवर्स √1 + x²/x। तो हमारे पास 6 के 6 हो गए। tan के समान हमारे पास cot इनवर्स होता है, तो cot इनवर्स के आप इसी तरीके से स्वयं ड्राइव करिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक के। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, सेक को हम बड़े आराम से tan में बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स होता है √x² - 1। अब tan से हम सेक से हम cos को निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 1/x, इसका रेसिप्रोकल करके। अभी हमने एक फार्मूले को देखा कि cos और tan को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आ जाता है, तो साइन इनवर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, x² - 1/x। इसके पश्चात हमारे पास क्या कौन कौन से बचे, एक तो tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot आ जाएगा, cot इनवर्स √x² - 1। एंड लास्ट में साइन का रेसिप्रोकल करने पर हमारा cosec इनवर्स आ जाएगा, cosec इनवर्स x अपॉन हो जाएगा √x² - 1। और इसी के समान हमारे पास cosec के फार्मूले रहेंगे, तो cosec इनवर्स के आप निकालेंगे। तो ये 3 मैंने कर दिए हैं, 3 आप इसी तरीके से निकालेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे और ये इन सूत्रों को आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो फार्मूले हैं वो हैं 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x² - 1। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसके 3 फार्मूले हम यूज करते हैं यहाँ पर, 2x/1 + x² इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूलों की। तो 3 वाले फार्मूले, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है sin इनवर्स 3x - 4x³। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स 4x³ - 3x। एंड 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। अब 3 फार्मूले इसके अतिरिक्त और हैं, उसको हम और नोट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस माइनस y √1 - x²। इसके बाद cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स xy माइनस 1 - x², 1 - y²। एंड tan इनवर्स
एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई। तो इनको याद करने के लिए देखिएगा यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस के साइन को प्रयोग में लाएंगे, ऊपर प्लस का है, और माइनस का साइन प्रयोग में होगा तो माइनस के साइन को प्रयोग में लाएंगे। इसी तरीके से कॉस में ये चेंज हो जाता है, माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन है तो माइनस का साइन पहले यूज में लाएंगे, और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन इधर यूज में लाएंगे। इसके बाद है टेन इनवर्स के लिए हम प्लस का साइन अगर हम प्रयोग में ला रहे हैं बीच में तो इधर की साइड में पहले ऊपर की तरफ प्लस का लेंगे और नीचे की तरफ माइनस का लेंगे, जबकि अगर हम माइनस का साइन प्रयोग में ला रहे हैं तो इधर की तरफ पहले ऊपर की तरफ माइनस का साइन प्रयोग में लाएंगे और नीचे की तरफ प्लस का साइन प्रयोग में लाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सूत्र हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं। स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, और इससे अतिरिक्त आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, जिसका सलूशन मैं आपको अति शीघ्र भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को आप निश्चित ही आप मेरे से शेयर कीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स हम बात करते हैं -1/2, साइन में जो वैल्यू होती है वो π/6 की होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन में हम ये देखते हैं कि साइन हमारे पास नेगेटिव जो होता है वो थर्ड और फोर्थ में होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इन्वर्स को हम फोर्थ में ही लेते हैं। तो साइन इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के π/6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड हम बात करते हैं तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1 दे रखा है। हम बात करते हैं तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी डेट इज इक्वल टू, हम फार्मूला यूज करा है हमने, जो आज फार्मूला लिखवाया है 3 अपॉन माइनस के 1 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x है। तो ये तीसरा प्रश्न है, साइन x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। साइन को हम लंबटे कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सहायता से ये x कोण हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हमारे पास हो गया, ये ABC है गया। और पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार BC² इज इक्वल टू हो जाएगा AC² माइनस AB² के, यानी कि 4² - 3² 16 - 9, यानी कि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √7। BC की वैल्यू हमारे पास √7 आ गई। इस हिसाब से हमें मान निकालना है cos x का। तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3। सेक में 2/√3 वैल्यू होती है π/6 की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में 5th क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 5π/4। इसको हम tan इनवर्स 10 π + π/4 लिख देंगे, डेट इज इक्वल टू
टेन इनवर्स। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू π/4 लिखी जाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और टेन से टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा π/4। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आ गई हैं। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।